खून क्या होता है? जब पहला महीना वेतन आ जाएगा ना तब ये समझना, क्योंकि बीच में किधर गाड़ी पलटी मार देगा कहना मुश्किल है। नहीं मतलब वैकेंसी में बहुत सारा लफड़ा था, बहुत सारा 19 गो केस था, 19 केस छूटा। 12 के बाद फिर अभी बार है 12 के बाद अभी बढ़ेगा मतलब 2012 इसी बात का एग्जाम। अरे केस था लगा हुआ वैकेंसी पर, 19 गो केस था, अब क्लियर हुआ तो अब रिजल्ट दे रहा है। मैं इलेक्ट्रिकल आज मैकेनिकल तो सिविल का बारी है। 16 तारीख को बोला आज का हाँ तो मंडे को नहीं तो 10 दिन के अंदर देगा ही ना, दे देगा रिजल्ट दे देगा। इसमें आपको भी रिजल्ट देगा ना 100 हम दे देगा तो 1200 हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा पहले ये जगह लगवाई चाहिए, नौकरी होगा तब न खिलाएंगे। वेतन भी ठीक है 55-56 से शुरू होगा। कहाँ तक है कहाँ तक टपेगा उधर, काटा टपे तो टपा देगा कि 1 लाख तब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ धीरे-धीरे उतना से बढ़ता शुरू है। ही होगा। हाँ उतना शुरू होता है 55-56 से शुरू ही होगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तुम ही पढ़ो, अभी कोई जरूरी थोड़ी है जगह, कोई जरूरी नहीं है। हम तभी समझते हैं जब हाथ में सामान आ जाता है ना, तभी हम बुझते हैं कि हाँ हो गया। रास्ते में है वो तो अभी कौन पहले रसगुल्ला नहीं खाता। हाँ नहीं हाथ में मुंह में चला जाएगा, जब पेट में गिर लेंगे तब बुझेंगे हाँ रसगुल्ला खाने, तो मुंह से गिर जाता है। हाँ जल का आयनिक, चलो ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। गंदा जल का एक दो दिन हम लोग कल पढ़ा देते तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट भी रहा था। इसके बाद चैप्टर है ना, हाँ टाइम लग 2 मिनट लगेगा। इसके बाद है चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थोड़ा सा पढ़ा होगा मीटिंग में, यहाँ ढेरी चैप्टर है पढ़ने के लिए। खाली परिभाषा लिखा है। हाँ एगो परिभाषा था, यहाँ एगो चैप्टर है, कोई दिक्कत आगा बढ़ो। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अरे पंखा किधर हवा लगवा रहे हो तुम लोग को? नहीं जा रहा है उधर, घुमा लो। उधर बबल को लग रहा है हवा, नहीं लग रहा है हमको लग रहा है हवा, तुम लोग भी लगाओ। बड़ा खुशी है। जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ना। ठीक है देखो शुद्ध जल उदासीन होता है, पता होगा। इसमें जितना H+ होगा उतना ही क्या होगा, OH- बराबर होता है। इसीलिए जल में ना तो अम्लीय गुण दिखाता है, हम शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, ना क्षारीय गुण दिखाता है। सब तो बहुत पुरानी बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसके अनुसार से? साइंटिस्ट के अनुसार निश्चित ताप पर किसी जलीय विलयन में H+ और OH- आयन गुणनफल स्थित होता है। वैज्ञानिक क्या बोला कि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट कर देगा, टेम्परेचर को फिक्स कर देगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना, किसी जलीय विलयन का, चाहे कोनो जलीय विलयन होगा, उसमें जितना होगा ना H+ और जितना होगा OH-, उसका आयनों का गुणनफल क्या होती है? स्थिर होती है। नहीं इस गुणनफल को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहेंगे, इसी गुणनफल को, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम लोग KW से इंडिकेट करते हैं। तो वो बताए, साइंटिस्ट साहब ने क्या बताए कि वो होते हैं H+ का गुणनफल, H+ के आयन का गुणनफल बोला ना, और OH- के आयन का गुणनफल इसके बराबर होता है। और इसका वैल्यू जो है 298 केल्विन टेम्परेचर 298 kT पर, वो 1 × 10⁻⁴ क्या होगा, -14 KW। और भी कुछ नहीं जानना, बस इतना बार जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट चलो, बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखो। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन नहीं, बफर सॉल्यूशन, बफर घोल, बफर घोल वह घोल जिसमें बाहर से थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH में चेंजिंग नहीं होगा। तुमको पता है किसी भी लिक्विड में कुछ भी हो, अम्ल या क्षार मिलाएगा, उसका pH क्या होगा, बदल जाएगा। पानी में डाल देगा एसिड पकड़ के तो pH नहीं बदलेगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा ना, जब अलग बेसिक नेचर हो जाएगा। तो बफर घोल इस प्रकार घोल होता है ना कि किसी भी विलयन में आप जगह नहीं थोड़ा सा मात्रा मिलाएगा ना अम्ल या क्षार, तो उसके pH में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उस टाइप के घोल को क्या बोलेंगे हम लोग, बफर घोल कहते हैं। गांव में हरा होता है, कितना मारो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, देगा चोटे लगता है नहीं, चोटा थोड़ा मारा चोट नहीं, थोड़ा मारेगा तभी नहीं लगेगा, लोहा दो तभी ना, तो वही बफर घोल है, समझ जाएगा ना।
फॉर्मेशन अब जैसे बताए बफर घोल क्या है, बताए हम दूध में मिलाते हो पानी। समझ सकते इस प्रकार से। सारा से मिला पता चलेगा, खो मिला देगा क्या होगा, पता चल जाएगा। तो दिक्कत तो ये बफर घोल है। बफर घोल ऐसा घोल है कि जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने से उसका पीएच कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस टाइप के घोल को या सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। अच्छा बनता कैसे, मन होता होगा बड़ा चमत्कार। तो नमस्कार, बनता कैसे, फॉर्मेशन बफर सॉल्यूशन वही है? फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, बफर घोल का निर्माण, बफर घोल का। टीचिंग लाइन में बढ़िया से पढ़ लो तो उससे अधिक कमा है नौकरी से। नहीं है, टेंशन भी नहीं है, उतना टेंशन नहीं है। नौकरी में टेंशन होता है हर जगह, कोई भी नौकरी में। दो नौकरी में सुख है, बताओ कौन कौन में? हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम बोलो। एगो टीचर में है, एगो बोलो खोज करना गूगल आप सर्च मार करके। एगो टीचर में है सुख, एगो नेता में है सुख। नहीं क्या बोलो, है ना? नहीं होता। अरे पेमेंट झंडू बम टीचर बनेगा तो काहे सुख है, प्रोफेसर से बनो ना। रामविलास शर्मा तो ये नौकरी सोचा था। क्या क्या? एगो या विधायक, हाँ एगो डीएसपी। अच्छा शर्मा की पासवान जो मरे हैं वही? पासवान जी। आज विधा अभी तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, बहुत मंत्री थे। किस पद पर थे वो विराजमान? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री तो कोई पद होगा ना, कोई रेल मंत्री है, रेल के सब कुछ देगा कोई खाद होगा कोई अच्छा ही। हाँ सही कह रहे हो, शायद खादी का ध्यान नहीं हमको पढ़ा था तब देख सब पर पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर घोल पढ़ना चित्र में पता है। वह बफर घोल का निर्माण वीक एसिड और उसके लवण। अच्छा साल्ट बुझते हो क्या होता है? एसिड और बेस मिलाओगे ना, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनते हैं। तब 10वां में पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार को मिलाएगा तो क्या बनेगा, साल्ट में लवण बनेगा। ढेर एग्जाम्पल देखा होगा वहाँ पर। नहीं अरे जानना होगा साल के बारे में जानकारी तो यूट्यूब पर लेक्चर पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री का, देख लेना। हाँ मेरी क्या पढ़ाए हैं, जाकर देखना। चैप्टर नहीं पता है हम अम्ल क्षार लवण ना, वो हेडिंग में लिखा होगा बैनर पर, इस लेक्चर में साल्ट पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना साल्ट के बारे में। 10वां कितना चैप्टर है? 10वां का लाइन बाय लाइन सब पढ़ाए टोटल। केमिस्ट्री टोटल है 10वां का, फिजिक्स नहीं है टोटल। फिजिक्स तुमको एक क्लास में 2 क्लास मिल जाएगा। लाइट का पहला चैप्टर का है 80% सिलेबस, ठीक है ना। मैग्नेट पूरा है, हो गया ना। उसके बाद थोड़ा सा करंट का आधा करंट है, इतना है, ठीक है ना। पास बैठ जाएगा। हाँ अब बाकी फर्स्ट क्लास में रिवीजन क्लास में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर रिवाइज 2 क्लास में कर दिए थे एक ही दिन। हाँ एक दिन हमें परावर्तन, दूसरा दिन आप पढ़ते हैं हमारा हमने। फिर कोई दिक्कत मुझे पूछने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट्स कॉन्सेप्ट के साथ, कोई कष्ट 2 घंटा में। मानव नेत्र सब पढ़ाए तभी नहीं था, उस समय नहीं लाई थी खरीद करके, मानव नेत्र के बाद लाई थी। फिजिक्स भी लेकिन बहुत डिटेल चर्चा किए हैं। ये माल सब घरे पाया सहरसा मंगवाई थी इसको, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हो, केमिस्ट्री को देख सकते हो सही है। हाँ तो जब बफर घोल का निर्माण कैसे होती है, फॉर्मेशन बफर सॉल्यूशन। तो बफर घोल का निर्माण वीक एसिड और उसके लवण या वीक बेस और उसके लवण को मिलाने से होता है। कैसे मिलाएगा बफर घोल, कैसे मिलेगा? वीक एसिड लोगों को पता होगा, वीक एसिड क्या होते हैं, जो जल में पूर्णतः कितने होते हैं, या जिससे जल में घोलने पर 100% डिसोसिएट होगा पॉजिटिव H+ आयन में, तो वीक एसिड हो गया। एसिड है तो एसिड जल में घोलने पर H+ आयन देगा, अब वैसे तो OH- आयन देगा। तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना है, वीक एसिड लेना है। कैसा एसिड लेना है? वीक एसिड। और इसी वीक एसिड से क्या लेना है? लवण लेना है, मतलब साल्ट लेना है। तो साल्ट के बारे में जानना होगा ना, कि बात बुझना कि साल्ट वो जो खाते हो नमक है, अपना जानकारी ले लेना वहाँ जाकर पढ़ करके। शायद तुम लोग को नहीं साल के बारे में इंटरनेट लेवल में, नहीं तो बता देते साल्ट के बारे में। सिर्फ इतना ही बताएंगे कि अम्ल और क्षार का मिलाएगा क्या बनेगा? लवण और जल बनते हैं। जल भी बनते हैं कि अम्ल और क्षार के मिलाने पर लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। ये बात हो गया। या तो वीक एसिड और उसी का लवण से बनाओ, बफर सॉल्यूशन मिल जाएगा, या नहीं तो वीक बेस लो। क्या ले लो? वीक बेस। और देखो कुछ है मोबाइल तो भेजे हैं, देखो तो एक बार
आज उसके तो नहीं नहीं पहले ही डाला होगा, 2 दिन पहले तक क्लास है ना, जैसे कल नहीं पढ़ाए तो परसों डाले होंगे इस चीज़ को। तो वीक बेस और उसके लवण, हाँ निकालो काम नहीं थोड़ा लिस्ट है। तो वीक बेस और उसके लवण को मिलाने से इस प्रकार बफर घोल निर्माण होता है। समझ में आ गया ना बफर घोल क्या होती है? ओहो रस्सी में बना समझ में आ गया ना? तो देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लोड मत दो ज़्यादा तुम लोग। कट का है बोल रहा था। हाँ तो क्या करोगे? कमजोर है, 80% हो गया तो नहीं हो जाएगा, कमजोर हो गया। सोचना रहता है ना? नहीं वो ईमेल नहीं भेजा हुआ। 10 नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कॉपी में ही लिखा होगा सारा चीज़, इसलिए मैंने डाला होगा। अच्छा ये बफर घोल मालूम होता होगा 2 प्रकार का ही होगी, नहीं होगा 2 प्रकार का। एगो वीक एसिड और लवण से बनेगा, उसके साल्ट से बनेगा। तो एक हो गया, इसीलिए भी बफर घोल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये कुछ मन कुमार नहीं आया, लॉमिकल पढ़ लेता, कुछ भी पूछता भी नहीं कि क्या पढ़ेगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आज दे ही आराम देगा। हम कोई दिक्कत? अभी सोने का समय, गर्मी में क्या करेगा पढ़ करके? नहीं सोएगा। मुर्गा भात मछली सस्ते भाव मिलता है अभी गाँव में, तो आता होगा ना। बस आपका घर मिलवे करता है मछली तगड़ा। बस 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 उन लोग को तो बढ़िया है कि अभी सब्जी मका लिए पकड़ के धर रहेगा। अम्लीय बफर घोल। सस्ता अभी मछली तब तुम भी वो खाओ, खाते हो ना बना नहीं, करके? काहे? बनाने वाला है नहीं। बोले वो चेक बना लो तो कुछ भी नहीं करते हो। भैया का बजा दो। अच्छा नहीं भंजा है? गली में अब भंजवा उसका नहीं हो, पढ़ता लिखता है वो कि नहीं? नहीं पड़ता। हाँ तो चेक भंजा लो, ले अभी देखो क्या लाख में बनता है चेक हमारा। तुम लोग क्या हो, ब्लैंक चेक हो नहीं? गार्जियन जितना चेक पे लिख देगा तो उतना चेक बन जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो जिंदगी भर वो तो भंजा, एक बार भंजे हो ना आया है ऊपर ना से वो। पालो लादेगा ना तो जिंदगी भर उसको ढोना सुनाई देता है ना। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अकेला हाँ को हाँ कोई दिखाता दिक्कत नहीं है। बफर घोल 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय बफर घोल। तो जब बफर घोल का निर्माण वीक एसिड से, तुमको पता है अम्लीय बफर घोल है तो एसिड से निर्माण होगा अम्लीय बफर घोल का, वैसे तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो जब बफर घोल का निर्माण वीक एसिड से होगा, CH3 देखो कार्बनिक एसिड होते हैं ना, जनरली वीक एसिड होते हैं क्योंकि जल में पूर्णतः वो नहीं आयन डिसोसिएट होते हैं, आयन में कन्वर्ट होते हैं। जान लो, लवण एक बार देख लेना जा करके, समझ जाएगा ना। अम्ल क्षार लवण, यहाँ थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ना, इंटर में कुछ दूसरे टाइप से पढ़ना है, मतलब वो बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ना इंटर लेवल में। छोटा मोटा चीज़ जानना होगा तो तुमको 10वां से ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं छोटी मोटी बात। हम लोग यहाँ तो ये सब बात 10वां में थोड़ी करते हैं, ये सब बात बफर सॉल्यूशन थोड़े वहाँ है। अम्ल क्षार का यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। तो अब तुमको आप पता नहीं होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है, तो वो तो वहीं से देखना पड़ेगा, 10th क्लास से लेक्चर से सारा चीज़ हम कह नहीं सकते हैं। तो हम लोग CH3COOH, CH3COOH ये एक एसिटिक एसिड है। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है, इसका नाम है। और ये एक वीक एसिड है, और ये क्या है? ये वीक। और इसी का क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ से जल में घोलेगा तो CH3COOH में टूटेगा और H+ में ब्रेक करेगा। तो इस H+ की जगह पर इसी का क्या ले लेंगे हम लोग, साल्ट ले लेंगे। इसी का साल्ट ले लेंगे, इसके जगह पर कोई क्या करेंगे, अदर एलिमेंट बैठा देंगे। जैसे मान लो इसका साल्ट लेगा तो इसी का साल्ट लेगा तो CH, क्योंकि वीक एसिड है उसी का साल्ट लेगा ना, CH3COONA। तो इसका फार्मूला हो गया सोडियम, नहीं सोडियम मेला उस दिन देखना जिस दिन सरकारी टका आएगा जेबी में, वो पहला महीना का 100 टका मेला देखने कपड़ा में खर्चा कर देना। दूसरा महीना, उसके बाद कोई मेला, कोई पर्व, कोई त्योहार में, एक एगो पर्व है काला अक्षर, दूसरा कोई पर्व नहीं। दिक्कत उस दिन मेला देखना, उस दिन कूटनीति जाना नहीं, उस दिन मन भर फिल्म देखना जिस दिन सरकारी टका आएगा जेबी में, फर्स्ट पहला महीना के, उसके बाद सब खर्चा कर उड़ा देना। उससे पहले कुछ नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत। इससे पहले सोचेगा ना मौज मस्ती करेंगे, 21 साल तक 22 साल तक कर लेगा होश से बहुत है। उसके बाद उधर क्या साल बचा जीवन, 40 साल बचा ना, 40 साल घिसट काटोगे। लगभग 90% आदमी हाल होता है ना, जो देखो खूब मस्ती मारता है उम्र में, 22 साल तक जो मौज करेगा ना, उसके बाद कर देना तो 22 साल तक मौज किया है ना, कहेगा हाँ, कहेगा 22 उससे कहना जोर आता है, कहेगा हाँ, कहना 22 साल बाद कितना हो जाएगा, 44 साल कहना और मस्ती करना। उसके बाद पता हम पूछेंगे समाचार तुमसे, अरे 60 साल तक जीता है ना, 22 साल तक खूब मौज मस्ती कर लिया ना, और उसके बाद अगला जून कैसे कटेगा, जाएगा दिल्ली फैक्ट्री में काम करेगा दिल्ली में, है
गर्मी में 12 घंटा कम नहीं गिरेगा, टके नहीं देगा, 10 घंटा तो काम करना पड़ता है, कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ता है, 10 घंटा ना। जाओ गर्मी में काम कर सब्सिडी में। तो कोरोना आया, सब भागा, सरकारी नौकरी बुला के घरों बैठे लगे, महीना उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? सोचो, कहीं ना कहीं नौकरी जरूरी है। नहीं, यदि तुम्हारे पास फाइनेंशियल मजबूत नहीं, पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस करने के लिए टका चाहिए, उस समय गया पहले सस्ता वाला था। जब इसको निर्माण करेगा दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसीलिए ये मत सोचो कि एक समय आएगा, महादेव दर्शन देंगे ब्रह्मा जी, उस समय पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा समय कुछ भी नहीं आएगा, 20 साल से ही कर दो स्टार्ट, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो इंटर पास करेंगे तब सेकेंड का गारंटी, जाओ ना अभी क्या नहीं करें? देना चाहता है। तब अभी से पढ़ो, जैसे बताए हैं एसिड बेस पढ़े हो ना, और भी सारा कंटेंट नोट भी तुमको डाल दिए हैं वहाँ से। फुर्सत रहते हो ना, यूट्यूब को मारो सर्च, जनरल कमिश्नर का मास्टर ढेरी मिल जाएगा पढ़ाने वाला, वो एसिड बेस वहाँ से देख लो, तरीका बताते हैं पढ़ने का, फ्री वाला नॉलेज। यूट्यूब ढेरी पढ़ाता है ना, कंडीशन वाला ग्रुप डी पढ़ाता है, रेलवे पढ़ाता है, पढ़ लो एसिड बेस फिर से। यहाँ पढ़े हो एकेडमिक कोर्स की तरह, हम लोग उतना 100% कंडीशन तो नहीं पढ़ा सकते हैं, थोड़े हम वो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, उसके लिए तो अलग कोर्स है, व्यवस्था। इस सब तरीका बताए हैं अच्छा लेवल मजबूत करने के लिए। उस समय जिस समय हम लोग थे, इतना नेट भी सस्ता नहीं था उस समय, जियो तो 4G था ही नहीं, आया था उस समय 2016 में था 4G, नहीं था उतना 2000 हाँ 2017 से शायद थी, 17-18 पर आया है ना जियो। तो उस समय था ही नहीं, और ना उस समय उतना प्रचलित है यूट्यूब चैनल कोई भी। इधर हाल फिलहाल में 2 साल यूट्यूबर का नाम उनको जानता था। तो वही तो कह रहे हैं ना, अरे 2 GB तो खुलबे नहीं करता था, तू मार रहा है सर्च, 1 घंटा से ले रहा है। तो इस स्थिति था। तो अब तुम लोग का समय आया है तो मोबाइल गिरेगा, टेक्नोलॉजी का कुछ यूज करो, समझ में आ गया ना। इसीलिए हम सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करेंगे, चलना है तुम्ही को। नोट्स प्रोवाइड करेगा तो स्टैंडर्ड नोट्स तुमको ग्रुप में पहले डाल चुके हैं, फिजिक्स का भी भेज देंगे, देखोगे तो आंख से लुट्टी चुरेगा। एक फिजिक्स का नोट देखना, नहीं देखो फिजिक्स का नोट, एक बार देखना फिजिक्स का, तब कहना। तो ये इस प्रकार से किसका निर्माण होती है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन निर्माण इस प्रकार से होती है। 2 नंबर में देखो, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन यानी कि इसे कहते हो क्षारीय बफर घोल। क्षारीय पढ़ना सब चीज़ है, याद उसी को करना है जो काम वाली चीज़ है और जो एग्जाम पूछता है, ये हमेशा रखना ध्यान में। इस फार्मूला को लेकर चलेगा ना तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। नया फालतू की चीज़ याद करने लग जाएगा, इससे हम फालतू याद करेंगे, ये कोई काम है कि नहीं है मेरे लिए। मैथ का डेरिवेशन याद करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करता है, जो एग्जाम तैयारी हम कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। समझ में आ गया ना। याद उस पढ़ना है, सब चीज़ याद कर रखना है, उसी चीज़ को जो कि काम आएगा। अब बाकी कुछ भी नहीं रखो यार, सीधी सी बात है, ये रखो हमेशा ध्यान में। पढ़ना सब हाँ, पढ़ना सब कुछ है, अलाय बलाय सब चीज़ जो भी कंटेंट है पढ़ना ही पड़ेगा ना। जब तक तुम सोचेगा कि एक काम करते हैं, जो जगह हम पूछता है वही भी पढ़ लेंगे ना, तो और दिक्कत तुमको होगा, याद ही नहीं रहेगा। पूरा थोरोली पढ़ो एक बार। क्या करना है, एक बार तुमको एक ब्रीफ आइडिया ले लेना है सब टॉपिक का, उस टॉपिक का आइडिया ले लिया ना, अब उसी चीज़ को याद करनी है तुमको, बार बार रिवीजन उसी चीज़ करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे सबको नहीं पढ़ना है, ये तरीका है एग्जाम की तैयारी करने का, नौकरी लेने का तरीका। क्षारीय बफर घोल, नहीं तो भटकते रह जाओगे सब चीज़ के चक्कर में। लोग से काहे नहीं निकलते हैं एग्जाम, पता है उसको, ये पता नहीं है कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या हम पढ़ेंगे, वो कब चलेगा पता। सिंपल सी बात है, पिछला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसको बनाओ। एक क्वेश्चन का तुमको पता होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका है, जैसे एक क्वेश्चन बनाया, उसका 4 ऑप्शन है, आंसर मत रटो, उस 4 ऑप्शन से रिलेटेड कितना पॉइंट्स बन सकता है वो पढ़ो, उसी के पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से नहीं कि 5 क्वेश्चन बनाओ, 4 ऑप्शन रहता है ना, तो 4 क्वेश्चन बन सकता है कम से कम क्वेश्चन से, अगले बार उसी तरह में से क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही रहता है। 60-65% क्वेश्चन ऐसे रहेगा, और फिर 30-35% क्वेश्चन डालेगा अलग से, और 10% क्वेश्चन ऐसा रहेगा कभी डॉक्यूमेंट किया हो, किसी से नहीं बने, टीचर से बनेगा नहीं डॉक्यूमेंट बनेगा। ऐसे एग्जाम का प्रोसेस है सब एग्जाम का, NTPC लेवल, SSC लेवल का, इंटर लेवल का, सब एग्जाम यही हाल है। तुमको इन जनरल आइडिया बताए। चलो अब हम लोग क्षारीय बफर घोल बारे में पढ़ेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, इतना जो कर लिया बल्ले बल्ले है। जब बफर घोल का निर्माण किससे होगा? वीक बेस से होगा, और उसके लवण को मिलाने से होता है, तो उसे कौन बफर घोल कहेंगे? क्षारीय बफर घोल कहेंगे।
जैसे एग्जाम्पल देखो NH4OH, ये क्षारीय बफल गोल है। NH4 क्या है, OH है, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का क्या लेगा, साल्ट लेगा, साल्ट लेगा OH हटा कोई अलग आइटम बैठाओ, तो इसमें हम लोग क्लोरीन दे दिए हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड CHLORIDE। और इससे क्या बन जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा ऐसा है नहीं, बेसिक। यदि कभी कल भविष्य में पूछने अलग होगा क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन पूछेगा, बफर सॉल्यूशन क्या होती है, कि इस टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा एसिड थोड़ी सी मात्रा में अम्ल है, उसका pH चेंज नहीं होता, उसे ही बफर सॉल्यूशन, इतना ही पूछेगा, बाकी इससे कुछ ऐसा नहीं बनता है क्वेश्चन, हमको नहीं लग रहा है कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब देखो और मैकेनिज्म टेक्निज्म नहीं पढ़ना बफर सॉल्यूशन का। इसके बाद देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, देखिए सर है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट को देखो न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद भी अच्छा चैप्टर आएगा नहीं, काफ़ी टाइम हम लोग के पास अभी है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, और यो कह देते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 11 से पूछा जाता है कंडीशन में, ट्वेल्थ से नहीं पूछा जाता है, समझ जाएगा ना। जितना क्वेश्चन पूछेगा 11 फिजिक्स में उतना 12th से नहीं पूछता है, 12th में डेरिवेशन दुनिया का ओवरऑल है, उससे क्वेश्चन खाक बनेगा, इसी कारण से 11 जरूरी बहुत पढ़ना। हाइड्रो तो कहीं जाओगे ना कंडीशन पढ़ने के लिए तुमको 11th में पढ़ाएगा मास्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट यानी कि लवण का जलांशन, लवण का हिंदी इसका हो गया। बुक निकालो, देखो है कुछ लिखा हुआ इस पर, देखो एक बार। लवण की प्रतिक्रिया जल से कराने पर, लवण की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे, है ना, साल्ट का रिएक्शन कराएंगे जल से, तो ऐसा करने पर अम्ल और क्षार का निर्माण होगा। देखो अम्ल और क्षार मिलकर के बनता है लवण और जल, उल्टा चलो, जलांशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। नहीं है तो छोड़ो, हटाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो यहाँ टॉपिक्स को। हाँ, अम्ल और क्षार मिलेगा क्या बनेगा, लवण और जल। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट मतलब लवण का जलांशन मतलब क्या होता है, लवण की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे, जल से, क्या बनेगा, अम्ल और, सिंपल सी बात है, अम्ल क्षार मिलाएंगे तो लवण जल मिलेगा, और लवण जल मिलाएंगे तो अम्ल क्षार बनेगा, रिवर्सिबल एक्शन हो गया तरह से। इस प्रतिक्रिया को लवण जलांशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। जलांशन मतलब लवण को डाल दो किस में, जल में डाल दो, लवण किस में डाल दो, लवण का जलांशन हो गया, सिंपल सी, सर्दी हो गया है। खुद आप धरा है क्या, जाकर पियो, काफी पियो, वो जो देता है तुलसी पत्ता अलाय वाला जे करके, चाय पियो, गर्म पानी का सेवन करो, ठंडा भोजन सेवन मत करो, चावल खाना छोड़ दो, दूध लत्ती जाकर पियो, टनाटन रहोगे। तो कष्ट फ्री वाला दवाई बताए, बिन पैसा वाला, हम तो वही दवाई कहेंगे, टका लत नहीं कहेंगे। आगे बढ़ो जाओ। लवण के जलांशन के फलस्वरूप बने विलयन का अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होना लवण की प्रकृति निर्भर करता है। तो लवण के जलांशन के फलस्वरूप जो बनेगा ना सॉल्यूशन, वो अम्लीय या होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा, वो डिपेंड करता है लवण की प्रकृति में, किस टाइप्स का साल्ट था उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, लवण और जल मिलाए अम्ल बना और क्षार बना, तो अम्ल क्षार बना तो उस विलयन का प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है, उदासीन है, वो डिपेंड करेगा लवण कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, जैसा लवण गुण रहेगा उसके अनुसार से बोलेंगे अम्लीय है या क्षारीय, बोले उदासीन बोलेंगे, आगे पता चल जाएगा कैसा होती है, कैसा किनारे कैसा होगा। इसे इस चीज़ को जो भी बोले हैं ना, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ढेर एग्जाम्पल मेरे पास है ना 5-6 हो, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि लवण का जलीय विलयन या लवण का जलांशन अम्लीय होगा, क्षारीय उदासीन होगा। एग्जाम्पल नंबर पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे और स्ट्रॉन्ग बेन से बने हुए लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा पहला नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कैंडिडेट सही बता दिया है क्या, देखा कोई नहीं देखा, तू तो देखा होगा,
जब ट्रेन का डेट था 10 तारीख से, तो डेट भी बड़ा होगा तभी ट्रेन डेट निकाला होगा ना। सर। डेट तो बड़ा होगा, इधर तो हमने देखे जरूरी नहीं है। 31 बोलता था, अब इधर नहीं देखे। तो ट्रेन का डेट नहीं दिखाया, 10 तारीख से लिखा था ना। तो 10 मार्च को हाँ वो 17 तारीख को ये 17 को, फरवरी में 17 फरवरी दसवां पॉलिटेक्निक अरे लॉल टेक्निक वाला, नहीं पता। लॉल टेक्निक का 10वां थोड़े जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ट्रेन दिया उसके लिए स्पेशल 10 तारीख को, इसीलिए हम बोले 10-11 को स्पेशल ट्रेन है उसके लिए, नहीं है जाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उसका एग्जाम एक ही दिन होवे करता है सब जगह। और कंप्यूटराइज जहाँ तहाँ देखो, सरकार जो एक चीज़ किया है ना आजकल, कंप्यूटराइज एग्जाम आसान भी है तो कहीं कहीं दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है, उसमें क्वेश्चन सर्च करने में मतलब ऊपर नीचा करने, एक बार में क्या क्वेश्चन दिखाता है, एक बार में क्या क्वेश्चन दिखाएगा, एक क्वेश्चन डालते कि ये घटा है, नहीं घटा है। तो पहले था काफी क्वेश्चन आंख हाथ में, एक नजर में डेली क्वेश्चन, एक बार देखा था 5 क्वेश्चन नजर जाता था, और धैर्य पन्ना उनटा सब क्वेश्चन को पढ़ लेते थे हम लोग हैं। अब तो कंप्यूटर पर किसी को चलाने नहीं आता, अल्लाह गया क्वेश्चन कहाँ था, कौन बटन दबा गया। इंट्रेंस का भी और एंट्रेंस का नहीं, जितना नौकरी वाला एग्जाम देगा ना सब कंप्यूटर, यहाँ दिक्कत है। और जरूरी किस कंप्यूटर इसलिए करना था कि अथी नहीं हो सके, घुसखोरी पहले होता था कॉपी ऑफ क्वेश्चन पर। तो कहीं किसी चीज़ से फायदा भी है तो घाटा भी है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस बने लेगा ऑफलाइन ही वही ठीक रहता है, मतलब कॉपी कलम पर। लड़का को उतना पता नहीं रहता है मेडिकल लेवल का कितना जानकारी रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर हम लोग तो लोग को भरना चाहिए, एक बार भर के देखता लग जाए, जुआ तो लग जाए। 12th में भरेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, पैसा नहीं होता है ना, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है कोई एग्जाम भरने के लिए। तो सोचेगा कि बार में हम निकाल लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। एक बार भरेगा, देखिएगा कि वहाँ क्या करवाता है नहीं करवाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, तो सब निकलेगा। कोई एग्जाम थोड़े जनरली थोड़े लोग के बार में दिया निकाल देगा, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है सबका ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण का जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। इसका जलीय विलयन जो होगा वो कैसा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि विलयन में अम्ल और क्षार की सांद्रता बराबर होती है, कंसेंट्रेशन नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो कंसेंट्रेशन सेम है तो वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे NaCl KCl ये सब क्या है, ये सब साल्ट है ना, इसका जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे NaCl KCl KNO3 Na2SO4 ये सब क्या है, साल्ट है। ये सब का जलीय विलयन क्या होता है, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। और जैसे एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बात को डिस्कशन किया गया है। सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, इसको मिला दिया पानी में, तो पानी में मिला देगा तो सोडियम कर लेगा रिएक्शन OH से, एगो हाइड्रोजन यहाँ निकल कर जहाँ जाएगा तो बन जाएगा Cl, हाइड्रोजन कर लेगा OH से तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन है एक कर लेगा रिएक्शन क्लोरीन से तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, बन गया ना। तो सोडियम क्लोराइड और जल मिलकर बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। मन लग रहा है गर्मी में पढ़ने में, नहीं लग रहा है मन, कुछ भी नहीं गर्मी है। एक बार देखना, वो यूट्यूब को पढ़ा है मैकेनिकल ब्लॉक को, सर फोर्स देने में डायग्राम पढ़ा है, और देखना वो कितना गर्मी था उस समय, देखे हो कभी दिमाग फिर विद्यार्थी का न पकड़ के दे रहे हैं, दे दना दना। वो एलिवेटर का रूम था, हवा भी आने का उतना चांस नहीं, चदरा एलिवेटर रूम समझने का गर्मी लगता है ना। पटना में एलिवेटर वाला मात्र 3 दिन रहे थे, हम खाली कर दिए तुरंत, इतना वहाँ गर्मी लगता है। तो फिर थोड़ा सा 200 टका कम लगता है ना। 1800 में एलिवेटर वाला बात हुआ था, प्लस बिजली उसी का था। तो 2 दिन हम खाली करना पड़ गया। वहाँ इतना गर्मी, भीषण गर्मी पटना में होता है, यहाँ ज़्यादा गर्मी, तुमको पता ही बात होगा। वहाँ एलिवेटर वाला नहीं रह पाएगा, रहना है तो खपरा वाला में रहो। खपरा वाला मिल गया ना पटना में, हम लोग भागे सोच था, तो मिलता नहीं है, छते वहाँ रहता है छुच्छे नहीं टका एक रूम का तो 2000 मिलेगा, थोड़ा बैक एरिया में तो 2500 टका से कम नहीं लगता है। वो बैक एरिया में नहीं, 2500 2000 थोड़ा सा बैक एरिया में, थोड़ा सा रोड बगल में रहेगा तो 4-5 से तो सब कपे नहीं है। अगर चलो वो खोज मिलेगा तब मिलेगा 2000 वाला। कोई टूटपुंजिया लोग रहेगा, प्लस्तर नहीं रहेगा बढ़िया से, थोड़ा मोड़ा वही जो गाँव में देखते करिया वाला नहीं, किचन उचन कुछ नहीं रहेगा, झर्री तुरी रूम है उसका। हाँ चलो ठीक है।
तो उनसे क्या लेना? हाँ, एक मतलब बताए स्थिति यहाँ वहाँ का है। तो हम लोग ये समझ गए NaCl था, H2O जल में मिलाया तो NaOH और HCl बन गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन टूटेगा H+Cl- में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेगा, टूटेगा नहीं, ये Na टूटेगा किस में, प्लस में, और टूटेगा Cl माइनस में। माइनस में। वाह, सोडियम क्लोराइड टूट गया, Na प्लस किसमें टूट गया, Cl माइनस में। उसके बाद जल भी डिसोसिएट हो जाती है। जल किस में होगा, H प्लस और किस में होगा, OH माइनस, OH माइनस पे ना। तो यहाँ क्या होगा, Na प्लस जो है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर OH माइनस है, इधर मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लिया, HCl माइनस इधर मिलकर क्या बन गया। HCl। इस प्रकार की कुछ होती है। तो इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुका, ऐसा होती है, यानी कि पहले डिसोसिएट होगा ये और तब बनेगा ये दोनों, ऐसा नहीं डायरेक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया ना, डिसोसिएट होने के बाद ही होगा। तो इस प्रकार का जलीय विलयन जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा उस कंडीशन में। 2 नंबर हम लोग देखते हैं क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। और क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्योंकि यहाँ पर पावरफुल कौन है, अम्ल है, ये क्या है, कमजोर है। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा। नहीं, तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि विलयन अम्ल की शक्ति अधिक होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सी बात है, जो रहेगा उसका ताकतवर रहेगा ज़्यादा। तो NH4Cl साल्ट हो गया, AlCl3 साल्ट हो गया, NH4NO3 ये सब क्या है, साल्ट। इसी जैसे यहाँ पर देखो NH4 और NO3 है ना, इसको करेगा जल में डिसोसिएट करेगा, इसको क्या करेगा, जल में डिसोसिएट, जल में मतलब घोलेगा। तो ये यानी कि जल में घोलने से पहले घोलेगा तो वो ठीक है। तो ये और H2O दोनों ब्रेक करेगा, NH4 ये NH4 प्लस में ब्रेक कर जाएगी आयन में, और ये किस में, NO3 माइनस में करेगा। H है तो ये H प्लस में और ये OH माइनस में। तब बुझे करते हो, इसका इसके और इससे इसका, इस प्रकार से होगी। तो NH4 NO3 और प्लस क्या करेगा, H2O। नहीं, ये लवण को डाले हो ना जल में, तो अम्ल और क्या बनेंगे, क्षार बनेंगे। क्या बनेंगे, अम्ल और क्षार बनेंगे। तो NH4OH ये प्लस, ये क्या, यहाँ माइनस लिखे हैं है ना, अब प्लस HNO3। और HNO3 तुम एक बात जान लो, ये HNO3 है। यहाँ पर NH4OH है ना, ये वीक बेस होती है। क्या होती है, जान लो, ये क्या होती है, वीक बेस होती है। और ये होती है स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर हम कैसे पढ़ेंगे जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इतना गर्मी क्यों लग रहा है सर? खुदरा पाप है लोग का, इसीलिए लग रहा है। हकीकत बात बोल रहे हैं, लोगों के कारण लग रहा है। पढ़ो ना, पता चल जाएगा, तब पता चलेगा सही ये कह रहे थे। यस सर, सही बात। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा फल रोपोगे वैसा भी फल मिलेगा। मैं करता सब नहीं हैं, क्या करोगे, जानवे करते हो क्यों गर्मी होता है, इसमें कहने वाला गाँव है, बच्चा जानता है गर्मी इतना क्यों लगता है। खुदरा पाप सीधा सीधी। आदत लग गया पंखा का। नहीं, पंखा का आदत लगा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, पेड़ कटाई हो रहा है। तुमको तो पंखा जिसको अथी का आदत लगा है, एसी का। तब में चिपको आंदोलन हुआ था सर। तो क्या करोगे, क्या करोगे। चलो ठीक है, 3 नंबर में देखो, रखना पड़ता। सुंदर लाल भोगड़ा। चिपको आंदोलन में किस वृक्ष से लिपटा था, अंगूर के वृक्ष से। तुम लोग बहुत कंठा रखते हो, बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि जवाब दे दो, नहीं है। किसी को खुश करने का तरीका यही है, ऐसा क्वेश्चन पूछो कि सब याद रहे, उसके बाद दो ना। नहीं है, ये पूछेंगे महात्मा गांधी दिन में क्या लीटर पानी पीते थे, आप बताओ। पता है किसी को, किसी को नहीं पता है कि महात्मा गांधी, नहीं हमको भी नहीं, इसलिए तो पूछे, पता जाकर पूछ कर ना ऊपर मिल, चलो मिल खाते हैं एक बार। वो कहेगा अरे हमको भी कहाँ पता है, बिन नफले पीते थे ना। कहेंगे यमराज को पता होगा ना, वो तो बीत हिसाब रखते हैं, बताओ यमराज कहेगा हम किसी को नहीं बताते हैं। इतना साल बाद सबका डिटेल दीजिए। नहीं यमराज क्या कहेंगे, हम किसी को नहीं बताते हैं, कहीं सोइए रात को स्क्रीन शॉट ले लेंगे सबका,
तो क्या करेंगे फिर फोटो पर खींच लेंगे और ग्रुप में डाल देंगे, कहेंगे सब जान गया महात्मा गांधी कितना पानी पीते थे। चलो ये जानना होगा तरीका बता दिए, हम लोग कभी जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे उससे, हाँ, रहना था ही। अब क्या कहोगा तीसरा हम कंडीशन में क्या देखो, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड महादेव लाइन दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, अब प्लस वीक एसिड, गणेश भगवान का नाम लो तब लाइन आएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो बेस यहाँ क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, तो इसका ताकतवर। जलीय विलयन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सर, तो बेसिक। कैसा होगा, बेसिक solution। नहीं, जैसे एग्जाम्पल में बोलोगे तो कितना टाइम हुआ बोलो, माथा खराब कर देगा। अभी तो सर 4 आधा घंटा CH3 COONA नहीं तो होगा, छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, अगर आपको चलाई बात इसी बात पर। प्रेम से बोलो बिजली भगवान की जय। उसी में लगा दो इसको, उसी में अभी लाइन में है, चलने दो साफ हो जाता है। लाइन ठीक एगो दुकान खोल लेते हैं। आराम 15 टका 20 टका मत 15 टका, 15 टका हम खरीदे है तो 100 टका कलम इसमें दे दीजिए भाई, बेच के चलो आगा चलो। अब आगा क्या करेंगे, अरे खोल रिफिल ला के धरे हैं घर में ढेरी, हम लगाते नहीं है, वो लिंग ग्रेसर की रिफिल है, समझ में गया ना, कोई दिक्कत। हम कलम को तब तक यूज करते हैं जब तक वो हरा जाए या टूट न जाए, रिफिल लगा करके। बचपन में खूब लगाया होगा। 4-5 टका में देता है लिंग ग्रेसर की कलम, 6 टका में 3 टका रिफिल लगा लेंगे, लिंग ग्रेसर किन करके अलग से हो गया है, नया हो गया कलम। किसी क्लास और पुराना कलम से लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मजा रहता है सब, हाँ उसका चाल भांज पता रहता है, कैसे कैसे नचना चाहता है ये। नया आदमी के साथ जाओगे तो कोई पता नहीं है इसका बिहेवियर क्या क्या है। कब छोड़ेगा तुमको बीच में। तो इसका एग्जाम्पल देखो इसी बात पर, एक उसका कलम था, कलम दे देंगे, वो दिया था लिखने के लिए, वही है हाँ तो दे देंगे, नया कलम दे देंगे उसको। CH3 COONA प्लस क्या करेगा H2O, तो ये मिला देगा। अब नहीं पढ़ाएंगे, सोचे थे पॉलिटेक्निक वाला पढ़ा देंगे, हम क्या करेंगे पढ़ा करके, नहीं आराम लेंगे हम। अब तो जाइएगा। हैं? पहले आ जाता तो देख लेते खुल गया सर, हैं, कौन चीज। सर अब देखो काउंसलिंग यहाँ आने वाला है। CH3 COONA करेगा रिएक्शन, जल से करेगा रिएक्शन, तो जल से गिरेगा तो ये सोडियम यहाँ से साल्ट है तो हट जाएगा ना, सोडियम करें साल्ट यहाँ बैठ जाएगा, आता तो हाइड्रोजन। आ गया होता सब। हाँ हाँ नहीं आएगा, वो हम जानते थे पहले से, अरे मेरा अनुभव तजुर्बा 5 साल का है ना। NaOH नहीं, दक्षिणा कारण नया होगा, सही बात है ना, वही बोल रहा हूँ। तो घूमेगा और क्या दिक्कत है, बाजार में घूमेगा, ढेरी दुकान है, कहीं कहीं लगा। वीक एसिड, ये क्या है, वो CH3 से रोलेस क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ गया ना, तो ये बात हो गई। तो इस प्रकार से होती है, तो इसका एसिडिक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक नेचर का। चौथा नंबर में देखो वीक एसिड को ले लो, अब बनने आएगा, उस टेंशन कौन लेगा उतना। अब तो जाइए। अब देखो क्या होता है, जो भी हो, कितना पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। वीक एसिड और कौन चीज़ ले लेंगे हम लोग, वीक बेस ले लेंगे, समझ में आ गया ना। वीक एसिड और वीक बेस, देखो दोनों वीक है, दोनों आपस में क्या है, इसे न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों कमजोरी है, तो दिक्कत। अरे दो कमजोर का दोस्ती किए हो ना, दिक्कत नहीं है, उदासीन हो जाए। दोस्ती करना चाहिए हमेशा बराबर वालों से, हमेशा। यस सर। लोग पैसा के लोग से बड़का दोस्ती करते हैं, लाइट मैंने कहीं फेंक देगा। वीक एसिड और वीक बेस दोनों आपस में करेंगे रिएक्शन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि विलियन में अम्ल और क्षार का कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, सनकाय देगा गर्मी नहीं, CH3 COONH4 साल्ट है, प्लस H2। उसके बाद देखो NH4 होल 2 NH4 होल 2 CO3 ETC। तो इसमें देखो सब बीके लेते हैं, इसमें साल्ट लो CH3 COO NH4 क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, अब प्लस उसमें
पानी मिला दिया, क्या किया, पानी मिला दिया ना, तो CH3 COOH हाइड्रोजन गया, NH4 यहाँ से OH है ना, एक हाइड्रोजन गया OH बता ना, तो अब प्लस NH4 OH, तो इसका नाम क्या है, ये है तुम्हारा वीक एसिड, कार्बन है ना, कार्बन को बताया वीक एसिड होती है नहीं, ये हो गया वीक एसिड और ये हो गया वीक बेस, ये क्या हो गया वीक एसिड, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा न्यूट्रल। कितना पढ़ेगा हमसे, सब ज्ञान ले लेगा। उसके बाद देखो हम ये दीजिए जाइए। कॉमन इफेक्ट आयन, उभयनिष्ठ आयन का प्रभाव देखो है ना, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन कॉमन कहानी में सुना होगा, अपना टका आदमी नहीं मोटाता है जब तक कि सरकारी टका पेट में नहीं या 2 नंबर टका नहीं जाएगा तो पेट नहीं फूलता है नहीं। उभयनिष्ठ आयन का प्रभाव है, पता नहीं सबका अलग अलग चलाता है, कोई मोटाता है कोई दुबले रह जाता सब है, जय मंदिर वालों की बात दोहरा जाता होगा। उभयनिष्ठ आयन का प्रभाव क्या सही बात है ना, तो दिक्कत DM बनने से पहले देखेंगे DM को, जिस समय एग्जाम पास करता है एहने खिल पाता रहेगा, और जब 2 नंबर टका लगता है ना पेट में फुल जाएगा, चलने में दिक्कत है, दिक्कत कोई कष्ट, एक बंदूक लेकर रहेगा उसका पीछा, गाड़ी पुतरेगा गेट खोलेगा, सलाम सर सलाम सर सलाम सर। सलाम करने वाला नहीं होगा। तो कभी जाओ पटना सचिवालय, कभी घूमने गए हो, नहीं गए हो, कभी जाना घूमने के लिए एक बार, पटना सचिवालय में जाएगा ना तब चलेगा कि 4 टक्का गाड़ी वाला और बत्ती वाला का रुतबा क्या होता है, हम तो पढ़े थे उसी प्रोफेसर से, इसीलिए कह रहे हैं। समझ में आ गया ना, तो वो भी STM थे, लाल बत्ती उसको भी था, उसी से पढ़े। हाँ चुप भूख एकदम से, कभी देखो सचिवालय जाकर ताम झाम तब चलेगा पता जी का पावर क्या होता है। एक जिला का मालिक हुआ ना, बॉस हुआ, जिला क्या हुआ, हम बॉस से पूछते हैं उसको, तो दिक्कत देखा होगा ना पावर उसका है, करता था। कौन आया था दरोगा, उसको कौन पूछता है, दरोगा दरोगे हिला के रख दिया, लेकिन उसको अथी कर दिया, हाँ दूसरा जगह। दरोगे हिला दिया, DM क्या करेगा, SP क्या करेगा, सोच लो तुम, पूरा ढेरी क्राइम को पकड़। अरे सचिवालय में है ना, जो दरोगा कहते हैं थाना का बॉस है, वो वहाँ अथी ढोने में रखता है, हम अंदर पूरा घुस देखते हैं इसीलिए कह रहे हैं। सचिवालय में है ना, पटना सचिवालय में बड़ा DGP नाम सुने हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कहा जाता है, जो पूरा जितना पुलिस है ना, IG भी होता है, DIG भी होता है, SP DSP भी होता है, वो सब का बॉस होता है। तो वहाँ तुमको दरोगा सब वहाँ फाइल ढोने में रखता है, उसको फाइल पहुँचाएगा, वो थाना का पानी पहुँचाने में रहेगा उसको। लड़कत यहाँ दरोगा जो देखते हो ना बाबू दरोगा, वहाँ तो मतलब गार्डिंग के रूप में तो बड़का ऑफिसर रहेगा ना, गार्ड पर खड़ा रहेगा पटना सब में, वहाँ तो रोड पर आता है दरोगा गाड़ी अथी कर पार करने के लिए, यहाँ बॉस बन जाता है आकर थाना में, कहेगा हम शेर हैं, कोई दिक्कत। सचिवालय में देखे थे तो हमको समझ में आया कि ये तो थाना में रहता है, कहता है दुनिया का सरकार हम ही है, बॉस है, नहीं हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही मैं, 3 लोग का चेता हम ही है, ये सोचता है दरोगा थाना में जाने के बाद। वहाँ देखे थे फाइल पहुँचा रहा था IG सबको, DIG सबको, डर से मुरी नहीं ऊपर उठा रहा था नीचे, कोई दिक्कत। बड़ा सिस्टम चलाना था, बहुत सिस्टम से इतना समझ जाएगा ना, कुछ काम थे गए थे तो उसमें देखे थे बहुत सिस्टम जाने का, टोकन वोकन कटाना पड़ेगा। कुछ आंदोलन के हम लोग पटना में किए थे ना वैकेंसी के कारण से, तो इसीलिए मौका मिला था कभी जाने का, टोकन कटाना पड़ता है। तो कई बार मंत्री के पास को भी सब मिल के जय हिंद जय भारत हुआ था ना, तो इसीलिए यही लड़का थे वीर में। कॉमन आयन इफेक्ट, उभयनिष्ठ आयन का प्रभाव देखो, नहीं पीछे हो जाते थे, हाँ मेजर होता तो पीछे हम जय हिंद जय भारत करते थे, तो आज छोटे हैं पता नहीं चलता है कौन है, वो गोप है। समझ में आ गया ना। अब देखो ये जान लो कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है, उभयनिष्ठ आयन का प्रभाव। किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में कॉमन आयन वाले दूसरे इलेक्ट्रोलाइट बुझते हो हैं, एक होती है ना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किए थे हम, एक्सपेरिमेंट को करोगे तुम भी, मान लो कोई बकेट लिए हो, बकेट में 2 छड़ डुबा दो, या तो 2 छड़ डुबा दो, कोई भी छड़ साइकिल का सोफे डुबा दो, यानी कि जिस चीज़ के सहारे जल में मतलब
तार में बिजली प्रवाहित की जाती है। क्या क्या प्रवाहित की जाती है? बिजली। उसी को इलेक्ट्रोड कहते हो। और इलेक्ट्रोड समझ सकते हो ना, बैटरी कुट्री कभी खोला है जो पहले Yes. टीवी देखने रहता था, तो बैटरी कुट्री में प्लेट दिया रहता है ना, वो इलेक्ट्रोड का ही काम करता है। प्लेट समझ जाएगा ना, तब ना इलेक्ट्रोड काम करता है। ऊपर में वो निकल है इतना इतना मोटा, और तुम वहाँ तार जोड़ देते हो, तुम्हारा बल्ब देने लगता है चकाचक, तो वो इलेक्ट्रोड का ही काम करता है। तो पानी में मान लो जब एक्सपेरिमेंट किए थे 10th लेवल में, जहाँ पढ़े थे एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़े थे केमिस्ट्री फिजिक्स का, वहाँ 70% स्टूडेंट क्लास में ही हो गया था हम लोग को। एक बकेट था, तो उसके पास एक बकेट नहीं, एक प्लास्टिक का जग लिए थे वहाँ। जो एक्सपेरिमेंट हम किए थे कि शुद्ध जल सही में बिजली पास करता है कि नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट करके हम देखे हैं। ओम का नियम पढ़ा होगा ना, डाटा लेक साथ पढ़े थे, जो भी है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में केमिस्ट्री में हुआ था उस समय। तो एक प्लास्टिक का जग लिए थे, पानी भर के लाए थे। जग में पानी भर के लाए तो उसमें 2 छड़ गिराए। सर के पास था रखा हुआ था थी वाला, मतलब पतला सा वायर होता है ना साइकिल के, उस प्रकार के एल्युमिनियम का रखा हुआ था। उसको डुबाए और सारा सर्किट, एक कुंजी था इतना इतना, मतलब इस टाइप से कुंजी था, जो तुम लोग देखा नहीं होगा कुंजी। वो स्विच डालोगे ना तो लाइन जाएगा, हटा लोगे तो लाइन नहीं जाएगा। साइकिल का देखे हो ब्रेक मारने वाला स्पॉक, उसी टाइप का था। प्लास्टिक का बना, वो अथी का था बना, कटरा का बना हुआ था, ठीक है ना। यहाँ भी लोहा, यहाँ भी लोहा, और बीच में डालेगा ना किल्ली, तो ये दोनों गैप फिल हो जाएगा। तो गैप फिल हो जाएगा तो फिर हटा लेगा तो गैप हट जाएगा। तो उसी को स्विच इस प्रकार से बना हुआ था। तो जब एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पर देखने के लिए क्या वही डाले थे, उस जग लिए थे। तो जग में 2 डाले स्पॉक, और उसमें 2 तार ऐड जोड़ दिए थे, और तब देखे थे बल्ब जलता कि नहीं कुछ डाल करके। तो शुद्ध जल था ना, जब प्योर वाटर लिए थे ना, पानी फ्री में निकाल के लिए थे। सर के पास फ्रिज थे तो पानी निकाल करके, हाँ, तो वो फ्रिज पानी दिए थे, तो देखते थे करंट बल्ब नहीं जलता था। थोड़ा सा नमक मिला दिए तो करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। समझ में आएगा ना। और 10वां में क्वेश्चन 2014 में पूछा था एक बात कि सीधे बताइए कि शुद्ध जल अम्ल बिजली का, ये ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट था कि सिद्ध कीजिए कि अम्ल बिजली का सुचालक होता है। अम्ल तो सुचालक होगा ही, क्यों कि अम्ल को अब जल में डालेगा तो वो आयन टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन टूटेगा। और जब भी आयन में ब्रेक कर गया तो करंट ले जाने वाला आदमी हो गया। सूचना पहुंचाते थे कोई चाहिए थे, सूचना पहुंचेगा ना। फोन में सूचना कहते नहीं हो, टावर नहीं हो, बात नहीं हो रहा है, यानी कि सूचना पहुंचने वाला कोई नहीं मैकेनिज्म है। उसी प्रकार से करंट फ्लो तभी करेगा जब कोई मैकेनिज्म रहेगा, तभी करंट पहुंचे। करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यूट्यूब डेली करवाता है, ऑफलाइन तो शायद मौका अभी नहीं मिलेगा कहीं पर। टेक्निकल डिग्री लोगे तो ये सब तो नहीं कराएंगे, टेक्निकल तो कुछ और ही करवाता है, कोई कष्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है? उभयनिष्ठ आयन इफेक्ट का प्रभाव किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में कॉमन आयन वाले दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने पर। एक अलग इलेक्ट्रोलाइट लो, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लो, दोनों क्या करेगा? आपस में मिला देगा। जैसे यहाँ पर देखो, मिलाने पर पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट का आयन रुक जाता है या कम हो जाता है, इसे ही कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल समझ में आएगा। मान लो AB सॉल्यूशन है, दोनों का फेंटा, दोनों को जल में घोला, एक्वस हुआ। AB से क्या बन गया? AQ है, AQ है, A क्या है? Q है। आज थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे, कुछ कम है, इसको कम्प्लीट करके छोड़ेंगे। लाए हैं ना, घर से खरीद के लगाएंगे सब सब्जी को, हम लगाएंगे। कहाँ का लगाना, अपना से लगाएगा, कहीं कहीं लगा देगा। तो A+ देखो, इसको ब्रेक करेगा। AB को पढ़ाएंगे तो 5 बजे पढ़ाते हैं ना वो लोग को, तो 15 मिनट में तो तुरंत हो जाएगा। AB को ब्रेक करेगा तो A+ में ब्रेक करेगा, और किस में ब्रेक करेगा? B- में ब्रेक करेगा। और फिर ये दोनों मिल के क्या बना लेगा? ये धर्मी भी है, दोनों रिजेंसी बना लिया। तो अब एक अदर सॉल्यूशन लिया उसमें, तो वो एक्वस लिया, तो वो टूटा, वो क्या टूटेगा? A+ में टूटेगा, और टूटेगा किस में? C- में टूटेगा ना। और इसको फिर मिलाएगा तो इसमें इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होती है? एक इलेक्ट्रोलाइट ये ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में कॉमन आयन वाले दूसरे कॉमन आयन। तो कॉमन आयन देखो कहाँ कहाँ है, ध्यान देने वाली बात है। नहीं सुनो, क्या आता है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, एक इलेक्ट्रोलाइट का विलयन ये है, यहाँ A+ है और यहाँ B- है, दूसरा का A+, यहाँ C- है। एक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में कॉमन आयन वाले दूसरे इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर, ये आयन है ना, दोनों को फेंट दो। क्या कर दो? दोनों को फेंट दो। अच्छा, फेंट दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो।
मिलाने पर पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट का आयनन रुक जाता है, इसका आयनन क्या होगा, ये आयन में क्या होगा, नहीं बनेगा या कम हो जाएगा। काहे कि इसमें इसको क्या किए हो, फिर मिला दिए हो, तो ये A+ और B- दोनों मिलकर क्या बना लेगा आपस में, ये भी ये बना लेगा ना, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेगा, ये भी AB। उधर AB टूट करके A+ B- में ब्रेक कर रहा है, आ रहे हैं 5 मिनट में, AB ब्रेक करके A+ B- में टूट रहा है, और फिर इसको मिला दिए हो तो A+ B- फिर बना रहा है, यानी कि नहीं समझा कहने का मतलब है। कहने का मतलब जैसे मान लो कटु से गेहूं हो गया है, यस ठीक है। तो अब देखो 5 मिनट मट्टी को दलने के लिए, तो अब मान लो जैसे कोठी से गेहूं निकालते हो ना, तुम मान लो निकाल रहे हो, एक बेवकूफ़ क्या कर रहा है, उठा उठा फिर कोठिए में डाल रहा है, ऐसे समझो नहीं। तू ये जैसे कोई बकेट है, यहाँ से इसमें कुछ डाले हो, तू यहाँ से निकाल लो, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो क्या कर रहा है, जितना निकाल रहे हो ना उतना पर फिर डाल रहा है, ये तो बराबर ही हो गया बात, नहीं। तो बोलेंगे तो साला बन ही नहीं रहा है, या बन भी रहा है तो बहुत कम ही बन रहा है, क्योंकि उतना फिर डाल देते हैं। वही वाली बात है, दोनों को मिलाए हो आपस में, A+ B- में ब्रेक किया, यहाँ B- A+ दोनों मिलकर फिर A- B बना लेगा, ये टूटेगा फिर ही बना लेगा, तो फिर मतलब क्या हुआ, यानी कि एक आयन का बनना क्या होगा, जो आयन रुक जाता है या कम हो जाता है, इसे ही कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन आयन इफेक्ट।